द मोस्ट रिलायबल इंडेक्स ऑफ द सेरिब्रल स्टेटस इज। तो सेरिब्रल स्टेटस को चेक करने के लिए मोस्ट रिलायबल इंडेक्स कौन सा होगा? ऑप्शन में है यहाँ पे प्यूपिलरी रिस्पॉन्सेस, रिस्पॉन्स टू पेन, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या फिर डीप टर्न ऑन रिफ्लेक्सेस। तो यहाँ पर सेरिब्रल स्टेट का मतलब है कि आपका जो माइंड है उसकी क्षमता क्या है, सही तरीके से चल रहा है या नहीं, ये सब चीज़ें आपकी बेसिक सेरिब्रल इंडेक्स में आएंगी। अब जो सेरिब्रल इंडेक्स है इसको चेक करने के लिए सबसे सही चीज़ क्या होगी? तो सबसे बेस्ट तरीका होगा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या होगा? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। और इस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को नापने के लिए जो स्केल यूज़ की जाती है वो कहलाती है ग्लासगो कॉमा स्केल। एग्जाम में आती है GCS स्केल। 15 है जो मैक्सिमम पॉइंटिंग होती है, बिलो 3 जाता है मतलब पर्सन कॉमा में जा रहा है। तो यहाँ पर जो सेरिब्रल इंडेक्स के लिए सेरिब्रल स्टेटस के लिए जो सबसे अच्छा इंडेक्स है वो क्या है? वो है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट इज, यहाँ पर आपका आंसर सीधा ऐड किया गया है साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो सबको पता है विटामिन A, D, E, K। ए फैट सॉल्युबल वसा में घुलनशील विटामिन। यदि ये विटामिन ज़्यादा होते हैं, स्पेशली जो हाइपर विटामिनोसिस होता है वो फैट सॉल्युबल विटामिन के ज़्यादा होने के कारण ही होता है, स्पेशली ए के कारण। फिर यहाँ पर आते हैं पानी में घुलनशील और वाटर सॉल्युबल, तो होते हैं विटामिन सी और विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप होते हैं इसलिए वो। नेक्स्ट इज द एंटीडोट टू हेपेरिन। हेपेरिन का एंटीडोट क्या है? तो हेपेरिन का एंटीडोट कौन सा है? ऑप्शन में कैल्शियम ग्लूकानेट, विटामिन के, प्रोटामिन सल्फेट या फिर एट्रोपिन। तो हेपेरिन और वारफ्रिन दोनों क्या है? एंटीकोआगुलेंट है। क्या है? एंटीकोआगुलेंट है यहाँ पर। तो हेपेरिन और वारफ्रिन है जो दोनों एग्जाम में आती हैं, लेकिन हेपेरिन का एंटीडोट पूछा गया है तो हेपेरिन का क्या है? प्रोटामाइन सल्फेट। क्या है? प्रोटामाइन सल्फेट। फिर यहाँ पर विटामिन के है, किसका है? वारफ्रिन का। किसका? वारफ्रिन का। हेपेरिन को प्रेगनेंसी में दिया जा सकता है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो कौन सा जो एंटीकोआगुलेंट है जो प्रेगनेंसी में दे सकते हैं? तो ओनली हम हेपेरिन ही दे सकते हैं। क्यों दे सकते? क्योंकि प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेगा। हेपेरिन को कभी भी ओरली नहीं दिया जा सकता, इसको इंजेक्टेबल फॉर्म में ही दिया जाता है। यदि ओरल एंटीकोआगुलेंट पूछे तो वो है वारफ्रिन। वारफ्रिन को कभी भी IVIM नहीं देंगे, सीधा ओरली दिया जाता है। नेक्स्ट इज फॉर अ कोमाटोस पेशेंट द हाईएस्ट प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस इज। कोमाटोस पर्सन में हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होगी? अल्टर्ड सेंसोरियम, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी या फिर अल्टर्ड न्यूट्रिशन। तो जब भी मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी आपको एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है कि आपको कॉन्शियसनेस लेवल दी जाए, मोबिलिटी दी जाए, न्यूट्रिशन दिया जाए, लेकिन आपके पास साथ ही साथ क्या हो? एयरवे क्लियरेंस या फिर एयरवे से रिलेट करता हुआ ऑप्शन है, तो वो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी में कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या होगा? इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। कोमाटोस पर्सन है मतलब मरीज क्या है? कोमा में है। कोमा में है तो यहाँ पर उस पेशेंट के लिए आपकी सबसे अच्छी प्रायोरिटी क्या होगी? वो होगी आपकी बेस्ट प्रायोरिटी इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। एयरवे को मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट वन इज द नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर रीडिंग इज बिटवीन। नॉर्मल CVP कितना होगा? 0 to 5 सेंटीमीटर्स, 5 to 10, 10 to 15 या फिर 15 to 20। तो सेंट्रल वीनस प्रेशर होता है क्या है? सेंट्रल वीनस प्रेशर होगा, नॉर्मली होता है 5 से 10 सेंटीमीटर्स की रेंज में। कितना? 5 to 10। अब यहाँ पर ये देखिए, आप ध्यान से देखें कि जो यहाँ पर CVP पूछा है, सेंट्रल वीनस प्रेशर पूछा है, यदि सेंटीमीटर में पूछे तो 5 to 10। यदि H2O में पूछे, किसमें? यहाँ पर 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O है। क्या है? 5 to 10 सेंटीमीटर H2O है। लेकिन यहाँ पर mm ऑफ Hg में पूछे तो कितना होगा? 7.5 mm ऑफ Hg। कितना?
10 सेंटीमीटर H2O इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर H2O। क्लियर है। यदि सेंटीमीटर में पूछे तो 5 to 10, और यदि यहाँ पर mm of Hg में मरकरी में पूछे तो 7.5। नेक्स्ट इज अ पेशेंट विथ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर एक्सपीरियंसेस डिस्निया ड्यू टू। तो यहाँ पर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर का मरीज है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करेंगे? ऑक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस एंड एल्वुलाई ऑफ लंग्स, ब्रोंकियल सीक्रेशन एंड स्पाज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी कंजेशन रिजल्टिंग फ्रॉम कार्डियोमेगाली। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के पर्सन में क्या होगा? फ्लूइड ऑक्यूमुलेट होगा, जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, एल्वुलाई लंग्स और एल्वुलाई के यहाँ पर, वहाँ पर क्या होगा? फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा, फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा, प्रॉपर जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, और इसके कारण क्या होगा? सांस लेने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या होगा? ऑक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस एंड एल्वुलाई ऑफ द लंग्स। नेक्स्ट वन इज अ क्लाइंट ऑन एंटीकोआगुलेंट थेरेपी इज स्पेशली मॉनिटर्ड फॉर। यदि कोई पर्सन एंटीकोआगुलेंट मेडिकेशन ले रहा है तो उसको और कौन सी चीज़ मॉनिटर करेंगे हम? नोजिया, चेस्ट पेन, इंसोम्निया, फिर हेमेच्यूरिया। तो एंटीकोआगुलेंट वाले मरीज में आपकी जो प्रायोरिटी होगी एज एन ऑप्शन की होगी हेमेच्यूरिया। क्या है? यूरिन के साथ ब्लड तो नहीं जा रहा है, वो चीज़ आपको मॉनिटर करना है। क्या है? यूरिन के साथ में जो ब्लड तो नहीं जा रहा है, वो चीज़ आपको मॉनिटर करके रखनी है। नेक्स्ट इज द नर्स हु ऑब्जर्व प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इन अ न्यूबॉर्न सस्पेक्ट। यदि जो न्यूबॉर्न बेबी उसको फोर्सफुल वॉमिटिंग होती है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है, तो क्या होगा बच्चे को? ट्रैक्यो ईसोफेगल फिस्टुला, रिस्प्रिंग्स डिसीज, कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, या फिर कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग नाम आपको याद आया होगा। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने किस में मिलती है? ये देखने को मिलती है पाइलोरिक स्टेनोसिस में। किस में? पाइलोरिक स्टेनोसिस में। अब यहाँ पर जो कंजेनाइटल ही है, जब तो बच्चे को न्यूबॉर्न बेबी को वॉमिटिंग तो हो रही है। हिस्प्रिंग्स डिसीज है जो मेगा कॉलन डिसीज हम कहेंगे, इसमें गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट रहेंगी। बच्चा है जो 48 आवर तक हो जाएंगे, मेकोनियम पास नहीं करेगा। तो यहाँ पर यदि वॉमिटिंग पूछते हैं प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, तो क्या होगा? पाइलोरिक स्टेनोसिस, कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। नेक्स्ट इज a person with diabetic mellitus is asking you the calories obtained from 1 teaspoon of sugar. Your answer would be, तो डीएम वाला मरीज है, उसके लिए कैलोरी पूछता है कि 1 चम्मच शक्कर में 1 टीस्पून इक्वल टू हाउ मैनी कैलोरी? 5, 15, 20 या फिर 60। तो यहाँ पर 1 टीस्पून शुगर इज इक्वल टू 20 किलो कैलोरीज। कितने? 1 जो चम्मच 1 टीस्पून है किसके बराबर होगी? होगी आपकी 20 कैलोरी के बराबर। कितनी? 20 कैलोरी के बराबर। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। कौन से फूड आइटम्स हैं जो विटामिन ए के रिच सोर्स हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड येलो फ्रूट्स, राइस एंड पोटैटोज, ग्रीन ग्राम एंड दाल, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। कौन से हैं जो रिच सोर्स हैं विटामिन ए के? विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स होता है क्या? येलो फ्रूट, ऑरेंज कलर के फ्रूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब क्या है? आपके रिच सोर्स है विटामिन ए के। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जो कैल्शियम के सबसे अच्छे सोर्स माने जाएंगे। प्रोटीन के हैं जो दालें होंगी। लेकिन यहाँ पर ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, येलो फ्रूट, ऑरेंज फ्रूट, कैरेट हो गया आपका, ऑरेंज हो गया, ये सब किस तरीके के लिए हैं? पपाया हो गया, सॉरी, किसके लिए? विटामिन ए के लिए। नेक्स्ट इज द यूरिनरी आउटपुट ऑफ अ क्लाइंट फॉर 24 आवर was 350 ml. नर्स हैज डॉक्यूमेंटेड द ऑब्जर्वेशन एज। तो यदि यूरिन आउटपुट 24 घंटे में 350 ml है, तो एज ए नर्स आप क्या डॉक्यूमेंट करेंगे? एन यूरिया, पॉलीयूरिया, डिसयूरिया या फिर ओलिगोयूरिया। एन यूरिया का मतलब तो 100 ml से भी कम पास होना, वो भी 24 घंटे में एब्सेंट ही होना। पॉलीयूरिया में बहुत ज़्यादा यूरिन का पास आउट होना। डिसयूरिया में मतलब दर्द होगा यूरिन पास करते टाइम, जलन होगी। ओलिगोयूरिया में 500 ml से कम जब यूरिन पास होगी 24 घंटे, वो कहलाएगा ओलिगोयूरिया, कम यूरिन का पास होना और ओलिगोयूरिया। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इंडिकेट्स इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल्स विदाउट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। क्वेश्चन ध्यान से देखें, कैंसर में आपने पढ़े हुए हैं कि जब
आपकी जो सेल्स की साइज बढ़ती है लेकिन सेल्स के नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? हाइपरप्लासिया, हाइपरट्रॉफी, डिस्प्लासिया फिर एट्रोफी। की साइज बढ़ती, इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल्स बट विदाउट इंक्रीज इन द नंबर, तो ये कहलाएगा आपका हाइपरट्रॉफी। क्या है? हाइपरट्रॉफी। अब ये देखिए यहाँ पर जो हेल्दी सेल्स होगी इस तरीके से होगी, हाइपरट्रॉफी में सेल्स की साइज बढ़ती जाएगी, लेकिन हाइपरप्लासिया में सेल्स की साइज वही रहेगी लेकिन सेल्स के नंबर बहुत फास्ट तरीके से बढ़ेंगे। जब ये हाइपरप्लासिया हुआ तो इसके साथ में मेटास्टेसिस भी होगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल्स बनेंगी, कहलाएगा मेटास्टेसिस, मतलब स्प्रेड होना। तो हाइपरट्रॉफी में क्या होगा? सेल्स की साइज बस बढ़ेगी लेकिन नंबर नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हाइपरप्लासिया में सेल्स के नंबर बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज व्हेन द क्लाइंट कैन ब्रीथ ओनली इन अपराइट पोजीशन इट इज टर्म्ड एज। जब क्लाइंट ओनली अपराइट पोजीशन में बस सांस ले पाएगा, मतलब बैठ के ही सांस ले पाएगा, तो क्या है? ऑर्थोपनिया, टैकिपनिया, डिस्निया या फिर एपनिया। तो डिस्निया में पेनफुल मतलब जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो गई, टैकिपनिया में बहुत ज़्यादा, क्या है? टैकिपनिया में जब टिश्यूज़ में भी ऑक्सीजन में कमी होती जा रही है, सांस लेने में दिक्कत होगी। एपनिया में एब्सेंट हो गया। ऑर्थोपनिया मतलब आप अचानक से उठते हैं और आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो है क्या है? ऑर्थोपनिया। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑर्थोपनिया। नेक्स्ट इज अ क्लाइंट आफ्टर न्यूमोनेक्टोमी विल बी पोजीशनड ऑन। पर्सन की यदि न्यूमोनेक्टोमी हुई है तो यहाँ पर आप उसको कौन सी पोजीशन देंगे? सुपाइन पोजीशन, सुपाइन एंड आइदर साइड, ऑपरेटेड साइड और बैक, या फिर अनऑपरेटेड साइड और बैक। जब पर्सन की यहाँ पर सर्जरी का नाम क्या दिया हुआ है? न्यूमोनेक्टोमी। क्या है? न्यूमोनेक्टोमी हुई है। न्यूमोनेक्टोमी का मतलब होता है पूरे लंग्स को ही रिमूव कर देना। क्या है? पूरे लंग्स को ही रिमूव कर देना, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एंटायर लंग्स। क्या है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ एंटायर लंग्स को ही रिमूव किया गया है, तो कौन सी पोजीशन देंगे? ऑपरेटेड साइड और बैक पोजीशन। नेक्स्ट इज व्हेन पीरियड ऑफ हाइपर एपनिया अल्टरनेट्स विथ पीरियड ऑफ एपनिया द ब्रीदिंग पैटर्न इज टर्म्ड एज। जब पीरियड ऑफ हाइपर एपनिया तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, अल्टरनेट्स विथ पीरियड ऑफ एपनिया, फिर यहाँ पे सांस स्टॉप हो रही है लेना, ब्रीदिंग स्टॉप ही होने लगी है, तो कौन सा पैटर्न है? कुस्मॉल, काइमी स्ट्रोक, ब्रैडिपनिया या फिर टैकिपनिया। तो ब्रैडी में तो कम होगी, टैकिपनिया में ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर जो क्या कहा गया? कुस्माल रेस्पिरेशन है कि काइमी स्ट्रोक है, तो ये कहलाएगी काइमी स्ट्रोक रेस्पिरेशन। क्या है? काइमी स्ट्रोक रेस्पिरेशन। फिर यहाँ पर जो कुस्माल ब्रीदिंग, क्या है? कुस्माल ब्रीदिंग और कुस्माल रेस्पिरेशन, जिसमें क्या होगा? आपकी रैपिड और बहुत फास्ट तरीके से डीप ब्रीदिंग, जिसको हम लेबर ब्रीदिंग भी कह सकते हैं, और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में देखने को मिलेगी। तो काइमी स्ट्रोक है। क्या है? काइमी स्ट्रोक है यहाँ पर ब्रीदिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको कुछ एक टाइम के लिए हाइपर एपनिया होता है, लेकिन साथ में एपनिया भी हो जाता है। नेक्स्ट वन इज अ क्लाइंट आफ्टर लिवर बायोप्सी शुड बी विजिलेंटली ऑब्जर्व फॉर। यदि किसी पर्सन की लिवर बायोप्सी हुई है तो आप किस चीज़ के लिए चेक करेंगे? हेमरेज के लिए, डिस्निया के लिए, वॉमिटिंग के लिए कि पेन के लिए? तो लिवर बायोप्सी में क्या किया जाता है? टिश्यूज़ को रिमूव किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि कैंसर है या नहीं। ऑटोप्सी अलग होती है, जो पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम होगा वो। यहाँ पर लिवर बायोप्सी में क्या चेक करना है? आपको हेमरेज के लिए क्या करना है? मॉनिटर करना है और हेमरेज के लिए चेक करते रहना है। नेक्स्ट वन इज vaginal examination is indicated when membranes rupture spontaneously in a pregnant woman with polyhydramnios। तो देखिए क्वेश्चन कि यहाँ पर वेजाइनल एग्जामिनेशन किया, मेम्ब्रेन रप्चर हो गई स्पॉन्टेनियसली अचानक से, और लेडी को क्या है? पॉलीहाइड्रोमनियस, मतलब 2000 से भी ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? असेस द फीटल मैच्योरिटी, डिटरमाइन स्टेज ऑफ लेबर,
नोट द पोजीशन ऑफ द फीटस एंड रूल आउट द कॉर्ड प्रोलैप्स। तो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी पॉलीहाइड्रोमनियास में आपकी मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है तो कॉर्ड प्रोलैप्स ना हो पाए। क्या है? कॉर्ड प्रोलैप्स ना हो पाए। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज फॉर एटोनिक पोस्टपार्टम हेमरेज। तो एटोनिक पोस्टपार्टम हेमरेज का मेन रीजन क्या है? एटोनिसिटी का मेन रीजन क्या होगा? इन्फेक्शन होगा, रिटेंड प्रोडक्ट होगा, SLE होगा या फिर जॉइंटिस होगा। तो मेजर कॉज होता है एटोनिक पोस्टपार्टम हेमरेज का होता है रिटेंड प्रोडक्ट। रिटेंड प्रोडक्ट का मतलब प्लेसेंटा है जो पूरे तरीके से कुछ ना कुछ बिट्स हैं जो अंदर ही रह जाते हैं। मतलब 30 मिनट हो गए बच्चे को डिलीवर हुए, प्लेसेंटा 30 मिनट तक बाहर नहीं आता है, ये वन आता है तो कुछ पार्ट्स अंदर रह जाते हैं तो कहलाता है रिटेंड बिट्स ऑफ प्लेसेंटा और रिटेंड प्रोडक्ट्स। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द मोस्ट एक्यूरेट एरिया टू चेक द पल्स रेट इन एन इन्फेंट इज। तो इन्फेंट में पल्स रेट चेक करने का सबसे अच्छा साइट क्या है? कैरोटिड, ब्रैकियल, टेम्पोरल या फिर एपिक्स। कैरोटिड बड़ों में सबसे एडल्ट में सबसे बेस्ट माना जाता है, वो बच्चों में एपिक्स ऑफ द हार्ट। कहाँ पे? एपिक्स ऑफ द हार्ट चेस्ट के यहाँ पे चेक की जाएगी पल्स पोजीशन। और इसका इस्तेमाल मेनली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को चेक करने के लिए, रिप्रोडक्टिव केयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर वेजाइनल और पेरिनियल तो होगी, साथ में एनल केयर के लिए भी इसका इस्तेमाल है जो किया जा सकता है। तो लिथोटॉमी किस सर्जरी या ऑपरेशन के लिए यूज होगी? सभी के लिए, वेजाइनल, पेरिनियम या फिर हम ये कह सकते हैं सर्वाइकल या फिर डिलीवरी के लिए। तो इन सभी के लिए कौन सी पोजीशन इस्तेमाल होगी? तो वो होगी लिथोटॉमी पोजीशन। नेक्स्ट वन, बर्थ वेट यूजुअली गेट्स डबल बाय द एज ऑफ। तो बच्चे का वजन डबल किस उम्र में हो जाएगा? 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में, 12 महीने में। तो यदि बच्चे का वजन है जो जन्म के समय 2.5 kg है तो वो वजन डबल हो जाता है जनरली 5 से 6 महीने की उम्र में। तो यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर? 5 to 6 मंथ में। और यदि ट्रिपल की बात करें हम, यहाँ पर क्या है? ट्रिपल की बात करें हम तो वो हो जाता है कितने में? 12 मंथ में। डबल मतलब 6 महीने में, ट्रिपल 1 साल में। नेक्स्ट वन, बेबीज यूजुअली अचीव नेक होल्डिंग एट द एज ऑफ। बच्चे अपनी नेक होल्ड करना किस उम्र में स्टार्ट कर देते हैं? 2 महीने में, 3 में, 5 में या 6 में। 6 मंथ की एज में बच्चे हैं जो बैठना स्टार्ट कर देते हैं विद सपोर्ट के। लेकिन यहाँ पर नेक होल्डिंग की बात की जा रही है तो बच्चे जनरली नेक होल्ड स्टार्ट करते हैं 3 मंथ में। कितने में? 3 मंथ की एज में। बिफोर दैट आप ट्राई भी ना करें, बच्चे की जो नेक के यहाँ पर जो भी मसल्स वगैरह है वो भी वीक हो सकती हैं। नेक्स्ट वन, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव BFHI was developed jointly the WHO and UNICEF and launched in the year। तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव क्या है? BFHI इनिशिएटिव लिया गया था WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और यूनिसेफ ने। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में और WHO का जेनेवा में है। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो BFHI के तहत यहाँ पर BFHI को लॉन्च कब किया गया था? तो BFHI बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था कब? 1991 में, 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। और इसके हिसाब से क्या है? बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के 10 है जो मेन स्टेप रखे गए थे। क्या है? 10 मेन स्टेप रखे गए थे बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के ब्रेस्ट फीडिंग को लेके। क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग को लेके कि ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी रिटर्न में होनी चाहिए, क्यों जरूरी है। और यहाँ पर हेल्थ केयर स्टाफ को भी ट्रेंड होना चाहिए। माँ को है डमी पर प्रोसीजर करके दिखाना कि कैसे बच्चे को फीड कराए। विद इन 1 आवर के अंदर है जो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करवाना है। प्रैक्टिस रूमिंग कराना है 24 आवर डे के लिए, मतलब माँ बच्चे को 24 घंटे एक ही रूम में रखना है। तो यहाँ पर ये सभी किसके पॉइंट्स थे? ये थे BFHI के बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के, जिसमें कोई भी पेसिफायर यूज नहीं करना है, ना आर्टिफिशियल कुछ टेस्ट बच्चे को कराना है और यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करना है। तो सभी चीजें बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव की किस पर बेस्ड थी? ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ अंडर 5 क्लिनिक। अंडर 5 क्लिनिक आपने पढ़ा है, तो अंडर 5 क्लिनिक के कंपोनेंट क्या है? ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड केयर एंड इलनेस, फैमिली प्लानिंग एंड हेल्थ एजुकेशन, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। अंडर 5 क्लिनिक में जो आउटर जो ट्रायंगल है वो क्या बताता है? हेल्थ एजुकेशन। जो इनर ट्रायंगल है वो बताता है क्या? फैमिली प्लानिंग।
टोटल यहाँ पे 5 कंपोनेंट्स होते हैं, कितने? 5। केयर एंड इलनेस, ग्रोथ मॉनिटरिंग, प्रिवेंटिव केयर एंड हेल्थ एजुकेशन और फैमिली प्लानिंग। तो यहाँ पर ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड केयर एंड इलनेस है, फैमिली प्लानिंग और हेल्थ एजुकेशन भी है, और प्रिवेंटिव केयर। तो पांचों कंपोनेंट्स किसके हैं? अंडर 5 क्लिनिक के। नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ ब्रेस्ट मिल्क का। तो ब्रेस्ट मिल्क कितने टाइप का होता है? फोर मिल्क, हाइंड मिल्क, ट्रांजिशनल मिल्क एंड मैच्योर मिल्क, या फिर दोनों या कोई नहीं। तो यहाँ पर होते हैं जो ब्रेस्ट मिल्क ट्रांजिशनल भी होता है, मैच्योर भी होगा, फोर मिल्क भी होता है और हाइंड मिल्क भी होगा। और जो शुरुआती ब्रेस्ट मिल्क इनिशिएट होता है आफ्टर द बच्चे की डिलीवरी, वो कहलाता है क्या? कोलेस्ट्रम, जो कि शुरू के 1 या 2 दिन ही रिलीज होता है। आफ्टर दैट ये बाकी के मिल्क आपके रहेंगे ट्रांजिशनल मिल्क, मैच्योर, फोर मिल्क एंड हाइंड मिल्क। तो ये सभी टाइप हो जाएंगे, क्या होंगे? सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, एंटीरियर फोंटेनेल गेट क्लोज्ड बाय द एज ऑफ। एंटीरियर पोस्टीरियर फोंटेनेल के बीच का डिफरेंस भी हमने कई बार पढ़ा है। तो यहाँ पर जो एंटीरियर फोंटेनेल है, क्या है? एंटीरियर फोंटेनेल है, ये क्लोज होते हैं लेट। लेट मतलब 1.5 साल की उम्र तक, 1 साल से 1.5 साल की उम्र तक। और जो पोस्टीरियर होते हैं वो जनरली इनिशियल 6 वीक की एज में तक बच्चे के क्लोज हो जाते हैं। तो यहाँ पर एंटीरियर फोंटेनेल की एज कही जाए तो 1.5 साल तक और 12 महीने से लेके 18 महीने तक। नेक्स्ट इज फ्लैग साइन इज ऑब्जर्व्ड इन। तो फ्लैग साइन किस में देखने को मिलता है? हाइड्रोसेफेलस में, मरासमस, क्वासियोरकर या फिर मेनिंजाइटिस में। तो यहाँ पर इन सभी डिसीज के अपने अपने क्लासिकल साइन है। हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है? CSF ऑक्यूमुलेट हो जाएगा, मतलब क्या होगा? CSF इंक्रीज होगा, बच्चे का सिर कैसा होगा? लार्ज साइज हेड होगा। और इसमें साइन देखने को मिलता है पॉट साइन। बच्चे का सिर यदि आप टच करके देखेंगे तो जैसे मटके का साउंड होता है वैसे आएगा। मरासमस मतलब बच्चा सिकुड़ा हुआ, एक तरीके से हम कहें। मरासमस का मतलब क्या होगा? बच्चा बहुत ही थिन रहेगा, कोई फैट वैट कुछ भी नहीं होगा। क्वासियोरकर में बच्चा कैसा होगा? फूला हुआ टाइप रहेगा। मेनिंजाइटिस की हम बात करें तो मरासमस और क्वासियोरकर दोनों प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है। मेनिंजाइटिस में जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग है, क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग है, जिसको हम मेनिंग्स कहते हैं, उसमें होने वाला इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन। इसके साइन सिम्टम होते हैं हेडेक, ब्रुजिन्स्की साइन, कर्निंग साइन एंड फीवर। तो यहाँ पर फ्लैग साइन देखने को मिलता है हेयर में, बच्चे के हेयर झंडे टाइप से देखने को मिलेगा, तो उसको कहा जाता है फ्लैग साइन। और देखने को मिलता है किसमें? क्वासियोरकर वाले पेशेंट में। नेक्स्ट इज जॉइंटिस इन न्यूनेट अकरिंग विद इन 24 आवर ऑफ बर्थ इज नोन एज। तो बच्चे में यदि जन्म लेने के विदिन 24 घंटे के अंदर यदि जॉइंटिस देखने को मिले तो वो क्या है? पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस या फिर ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंटिस। कौन सा जॉइंटिस कहलाएगा? यदि विद इन 24 आवर ऑफ बर्थ के बच्चे में जॉइंटिस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर यदि लेट की बात की जा रही है तो लेट में क्या होगा? लेट में होगा आपका, यदि न्यूनेटल सेप्सिस 2 ग्रुप में रहेगी। यहाँ पर मैंने ऐड किया है इसलिए थोड़ा सा स्क्रीन डिस्टर्ब हुई है। देखिए, यदि न्यूनेटल सेप्सिस की हम बात करें तो एक होता है आफ्टर बर्थ के बाद देखने को मिलेगा, एक होता है अर्ली ऑनसेट सेप्सिस, दूसरा होता है लेट ऑनसेट सेप्सिस। तो अर्ली ऑनसेट सेप्सिस में होगा क्या कि कितने घंटे के अंदर हो जाए? यदि 72 घंटे के अंदर, कितना? 72 घंटे के अंदर, कुछ केस में 7 दिनों के। लेकिन यदि 72 घंटों के बाद होता है तो हम उसको क्या कहेंगे? लेट। क्या कहेंगे? लेट कहेंगे, यदि आफ्टर 72 आवर हो रहा है। लेकिन बिफोर 72 हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? अर्ली ऑनसेट। क्या है? अर्ली ऑनसेट सेप्सिस। लेकिन यदि यहाँ पे बात की जा रही है किसकी? लेट ऑनसेट ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस की, तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा आफ्टर 72 घंटों के अंदर यदि सेप्सिस डेवलप हो रही है तब। क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ यूनिसेफ। तो ये तो सबको पता होना चाहिए। यूनिसेफ हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना कब हुई थी यूनिसेफ की? और यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिसेफ मेनली काम किसके लिए करता है? बच्चों की एजुकेशन के लिए। किसके लिए? बच्चों की एजुकेशन के लिए। यदि हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क पे है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और यदि यहाँ पर हम बात करें तो पिछले 75 सालों से काम कर रहा है। कितने? 75 ईयर से कंटिन्यूस है जो काम कर रहा है यूनिसेफ। तो यहाँ पर
इसका फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। जो अलग अलग कंट्रीज़ में बच्चे हैं, जैसे कहीं पे युद्ध वगैरह होता है, तो उन सब के लिए कौन काम करता है? यूनिसेफ। तो यहाँ पर यूनिसेफ की जो यदि हम बात करें तो यूनिसेफ की ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर कौन रह चुकी हैं? प्रियंका चोपड़ा। क्या है? प्रियंका चोपड़ा हैं जो ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर रह चुकी हैं। इंडिया की तरफ से हम बात करते हैं तो जो कि 2016 से यहाँ पर यदि, क्योंकि हमारे इंडिया के रिगार्डिंग यदि आपको पूछ लें कि इंडिया की तरफ से यूनिसेफ की एम्बेसडर कौन रही हैं, तो प्रियंका चोपड़ा, जो कि 2016 से हैं। नेक्स्ट वन, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी डन फॉर फर्स्ट। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है ओनली ब्रेस्ट मिल्क, अदर देन कुछ भी नहीं, ना पानी ना कुछ भी नहीं, नथिंग। तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक की जाती है? 6 मंथ तक। आफ्टर 6 मंथ के बाद, आफ्टर 6 मंथ के बाद जो फूड वगैरह स्टार्ट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? वीनिंग। क्या कहेंगे? वीनिंग या फिर कॉम्प्लीमेंट्री फूड। लेकिन इसके साथ भी यदि मदर की इच्छा हो, मदर चाहती है, तो अपने बच्चे को 2 ईयर्स तक है जो ब्रेस्ट फीड करा सकती है। बट आफ्टर 6 मंथ के बाद बच्चा ओनली ब्रेस्ट मिल्क पे नहीं रह सकता है, इसीलिए उसको वीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक्सेप्ट। तो सभी सिम्टम नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिलेंगे किसी एक को छोड़कर। अनासार्का, हाइड्रोसेफेलस, प्रोटीन यूरिया या फिर हाइपर एल्बुमिनिया। हाइपर एल्बुमिनिया का मतलब एल्बुमिन लेवल का है जो ज़्यादा होना, जो कि एक प्रोटीन है। तो ये देखने को मिलता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। प्रोटीन यूरिया भी होता है। एनासार्का देखने को भी मिलेगा। एनासार्का का मतलब होता है जिसमें एडिमा एक तरीके से क्या है, यहाँ पर आप इसको या तो स्वेलिंग कह सकते हैं या एडिमा कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये होता है, क्लासिकल साइन है एडिमा, प्रोटीन यूरिया, हाइपर एल्बुमिनिया, लेकिन हाइड्रोसेफेलस देखने को नहीं मिलेगा इसमें। नेक्स्ट वन, चिल्ड्रन कैन ड्रॉ द सर्किल बाय द एज ऑफ। तो बच्चे किस उम्र में एक सर्किल बना सकते हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल में। तो इस पर तो आप इवन अपने घर के आसपास जो भी बच्चे उनसे प्रैक्टिकल के थ्रू भी इस चीज़ को याद कर लें तो बेस्ट होगा। तो होता है 3 साल की उम्र में। विदाउट 3 साल के बच्चों की जो ग्रिपिंग है उतनी अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण वो सर्किल नहीं बना पाएंगे। वो होल्ड कर लेंगे जिस भी ऑब्जेक्ट से आप बनवाना चाह रहे हैं, लेकिन जो एक प्रॉपर सर्किल होगा वो 3 साल की उम्र में ही बना पाएंगे। नेक्स्ट इज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्सेस आर टेम्पररी रिफ्लेक्सेस एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी रिफ्लेक्सेस क्या है? टेम्पररी है, मतलब कुछ समय के बाद ये क्या हो जाएंगे? फिर एंड हो जाएंगे। लेकिन कौन सा नहीं होगा? ब्लिंकिंग, रूटिंग, मोरो रिफ्लेक्स या फिर डॉल्स आई रिफ्लेक्स। सभी रिफ्लेक्स समय के साथ क्या हो जाते हैं? सबसाइड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ब्लिंकिंग है, आँखों का ब्लिंक करना, वो इवन आपकी आँखों के सामने भी कोई कुछ लेके आ जाए तो आपकी आँखें क्या हो जाएंगी? ब्लिंक हो जाएंगी। लेकिन रूटिंग रिफ्लेक्स की बात करें हम, यहाँ पर ब्रेस्ट, जब बच्चे को भूख लगती है तो वो क्या करते हैं? ब्रेस्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसलिए स्पेशली बच्चे जब 1 मंथ और 2 मंथ के हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? रूटिंग रिफ्लेक्स। तो ये भी आपका बच्चे की उम्र के साथ साथ ठीक हो जाएगा। फिर बच्चे का यहाँ पर क्या आता है? मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स मतलब कुछ होल्ड करने की कोशिश करें। तो ये सभी रिफ्लेक्स अपने आप है जो सबसाइड हो जाएंगे, लेकिन ब्लिंकिंग नहीं होता है। नेक्स्ट इज 3 C's observed in tracheoesophageal fistula include all of the following except। तो यहाँ पर ट्रैकियोईसोफेगल फिस्टुला में क्या है? 3 C's हैं। कौन सा C है जो नहीं होगा? सिरोसिस, कफिंग, चोकिंग और साइनोसिस। ट्रैकियोईसोफेगल फिस्टुला में क्या है? ट्रैकियोईसोफेगल फिस्टुला के जो 3 C हैं वो सभी हैं किसी एक को छोड़कर। फिस्टुला में कफिंग होगा, चोकिंग होगा, साइनोसिस होगा, लेकिन यहाँ पर जो चीज नहीं होगी वो क्या होगी? सिरोसिस। क्या होगा? सिरोसिस यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या कहलाएगा? आपका आंसर होगा क्या? सिरोसिस। ट्रैकियोईसोफेगल फिस्टुला में सब कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन सिरोसिस देखने को नहीं मिलेगा। तो याद रखिए, ट्रैकियो मतलब ट्रैकिया आपका जो वाइंड पाइप है, ईसोफेगस जो आपका फूड पाइप हो गया। यदि इन दोनों के बीच में कुछ
फिस्टुला का मतलब होता है कि एबनॉर्मल ओपनिंग, तो यहाँ पर चोकिंग भी होगा, खांसी भी आएगी, साइनोसिस भी होगा। चोक होगा तो साइनोसिस होना कॉमन सी बात है, सांस प्रॉपर नहीं ले पाएंगे, तो यहाँ पर सब कुछ होगा लेकिन सिरोसिस देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज विटामिन डी डेफिशिएंसी कैन रिजल्ट। विटामिन डी की कमी से क्या हो सकता है, तो यहाँ पर सिंपल सा है, क्या होगा, रिकेट्स क्या देखने को मिलेगा, रिकेट्स। स्कर्वी होता है सी की कमी से, पेलाग्रा होता है नियासिन किसकी कमी से, नियासिन की कमी से। इसके 3D सिम्टम 4D सिम्टम्स भी होते हैं, डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस। लास्ट इज द डेथ। नेक्स्ट वन, वुमन इज कंसिडर्ड टू बी मेनोपॉज इफ शी हैज एक्सपीरियंस सेसेशन ऑफ हर मेंसेस फॉर पीरियड ऑफ। यदि किसी महिला को मेनोपॉजल वुमेन कहा जाता है तो उसके पीरियड्स कितने समय से स्टॉप है, सजेस्ट है मतलब स्टॉप है, कितने टाइम से पीरियड्स नहीं आए हैं, 6 महीने से, 12 महीने से, 18 महीने से या फिर 24 महीने से। तो यदि किसी क्लाइंट को मेनोपॉजल वुमेन में कंसीडर किया जा रहा है आपकी, मतलब उसके पीरियड्स लास्ट 12 मंथ से नहीं आए हैं, कितना, लास्ट 1 साल से नहीं आए हैं, और मेनोपॉज के लिए उम्र होती है 50 साल से 55 साल के बीच में। किसी किसी में कुछ यदि जो हार्मोनल टैबलेट्स वगैरह लेते हैं जैसे कि थायराइड वाले हो गए, उनके 50 साल के पहले ही मेनोपॉज हो जाता है, यानी उनके पीरियड्स भी प्रॉपर टाइम पर नहीं आते हैं। तो यहाँ पर यदि किसी महिला में बात की जा रही है कि मेनोपॉजल वुमेन कंसीडर होती है वो, लेकिन जब उसके पीरियड्स लास्ट 1 ईयर से ना आए हो। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग सिटिंग द वेट ऑफ द होल बॉडी बियर्स ऑन। यहाँ पे होता है इस्चियल ट्यूबरोसिटीज पर, इलियक क्रेस्ट, इस्चियल स्पाइन या फिर नन ऑफ द अबव। जब भी हम बैठते हैं, क्या है, जब भी हम बैठते हैं ड्यूरिंग द सिटिंग तो हमारे पूरे शरीर का भार होता है, यहाँ पर ग्रीन कलर दिख रहा है आपको, ये कहलाता है इस्चियल ट्यूबरोसिटीज। तो यहाँ पर हमारी पूरी बॉडी का क्या होता है, वेट होता है, पूरे शरीर का वजन की हम बात करें तो कहाँ पे होगा, ग्रीन वाले पोर्शन के यहाँ पर, इसको कहा जाता है इस्चियल ट्यूबरोसिटीज। तो यहाँ पर हम बैठने के दौरान यदि वजन की बात करें तो पूरी बॉडी का वजन कौन बियर करेगा, इस्चियल ट्यूबरोसिटीज। नेक्स्ट वन, द फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। तो सर्विक्स पूरी डायलेट कितने सेंटीमीटर होती है, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10 या फिर 12 सेंटीमीटर। तो यदि हम सर्वाइकल डायलिटेशन की बात करें तो सर्विक्स टोटल पूरा फुली डायलेट होती है 10 सेंटीमीटर तक। और डायलिटेशन देखने को कब मिलता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। इसमें फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में ये सर्वाइकल डायलिटेशन देखने को मिलता है। जो लेबर की टोटल 4 स्टेज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहली में तो सर्विक्स डायलेट होती है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने से लेके यहाँ पर क्या है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस टू सर्वाइकल। सर्वाइकल डायलिटेशन क्या है यहाँ पर आपका, वो कहलाएगा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फिर आती है आपकी क्या, सेकेंड स्टेज, जिसको हम कहते हैं बेबी एक्सपल्सन। सर्विक्स डायलेट होने से लेके बेबी एक्सपल्सन तक की स्टेज क्या है, सेकेंड स्टेज। फिर आती है आपकी थर्ड, जिसमें आपका क्या आता है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटल स्टेज भी हम कहते हैं, इसमें प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा एक्सपल्सन होता है। फिर होती है फोर्थ, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टेज या फिर ऑब्जर्वेशनरी स्टेज। इसमें माँ और बच्चे दोनों को ऑब्जर्व किया जाता है। यदि प्लेसेंटा विदिन 15 से 30 मिनट, 15 to 30 मिनट है जो नॉर्मल ड्यूरेशन है, यदि बाहर नहीं आता है तब इसको क्या कहा जाता है, रिटेन्ड प्लेसेंटा। नेक्स्ट वन, विच डेसिडुअल लेयर्स इन द लेटर स्टेज फॉर्म्स प्लेसेंटा। तो डेसिडुअल, आपको डेसिडुअल पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंडोमेट्रियम का नाम दिया जाता है क्या, डेसिडुआ। डेसिडुअल लेयर मतलब एंडोमेट्रियल लेयर। तो एंडोमेट्रियल लेयर और डेसिडुअल लेयर का कौन सा पार्ट है जो प्लेसेंटा बनाने का काम करता है, डेसिडुआ बेसिले, डेसिडुआ कैप्सुलरिस, डेसिडुआ पैराइटल या फिर नन ऑफ द अबव। तो डेसिडुआ नाम दिया जाता है एंडोमेट्रियम को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और इसका जो लेयर है वो है कौन सी, डेसिडुआ बेसिलाई, जो कि क्या करती है, प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट वन इज, which type of lochia should the nurse expect to find in a client on second day of postpartum। दूसरे दिन पोस्टपार्टम के कौन सा लोचिया है जो यहाँ पर नर्स
है जो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं एक्सपेक्ट करेगी कि ये देखने को मिलेगा। ऑप्शन में फाउल स्मेलिंग लोचिया, लोचिया रूब्रा, लोचिया एल्वा, फिर लोचिया सरोसा। लोचिया देखने को, लोचिया का मतलब क्या है, आफ्टर द डिलीवरी होने के बाद जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो। रूब्रा, अल्वा, सिरोसा। तो रूब्रा है जो इनिशियल प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा, इनिशियल पोस्टपार्टम पीरियड में देखने को मिलेगा। तो इनिशियल 2 to 3 डेज तक यही होगा जो कि डार्क रेड कलर का होगा, इसमें क्लॉट्स भी होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा आपका लोचिया रूब्रा। नेक्स्ट वन, a client is complaining of painful uterine contraction or after pain on postpartum day 2. Which of the following condition would increase the severity of after pain? तो यहाँ पर यदि आपकी क्लाइंट क्या कह रही है, यदि आपकी क्लाइंट है जो कह रही है कि आफ्टर डिलीवरी हो गई है, क्लाइंट कंप्लेन कर रही है पोस्टपार्टम डे 2 है, मतलब डिलीवरी हो गई है, पोस्टपार्टम डे है, तो लेकिन उसके बाद भी उसको बहुत ज्यादा दर्दफुल कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, बॉटल फीडिंग, डायबिटीज, मल्टीपल जेस्टेशन या फिर प्रीमी पैराइटी। यदि बच्चा पैदा हो गया है तो उसके बाद का टाइम कहलाता है पोस्टपार्टम, लेकिन उसको दूसरे दिन, पोस्टपार्टम के दूसरे दिन भी बहुत ज्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, सीवियरिटी भी बढ़ती जा रही है उन दर्द की, तो वो कहलाएगा मल्टीपल जेस्टेशन। हो सकता है, मे बी चांसेस है कि एक और बच्चा है जो गर्भ में हो, एक और फीटस अंदर हो, तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हो, क्योंकि ये तो डायबिटीज के कारण होंगे, ना बॉटल फीडिंग, ना प्रीमी पैराइटी के कारण। यहाँ पर यदि ऑप्शन की बात करें तो मल्टीपल जेस्टेशन यहाँ पे है जो आपका ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू WHO द वेट ऑफ द हेल्दी न्यूबॉर्न वुड बी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हेल्दी न्यूबॉर्न का वजन कितना होना चाहिए, 3 kg, 2.5 kg, 2 kg या फिर 4 kg, कितना वजन होना चाहिए एक हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी का। तो एज पर WHO के इंडियन बेबीज और सभी बेबीज का वजन 2.5 kg तक है जो होना चाहिए। यदि इससे कम होते हैं, बिलो जाते हैं बच्चे, तब वो क्या कहलाते हैं, LBW, लो बर्थ वेट बेबीज। नेक्स्ट इज आइडियल टाइम फॉर कॉपर्टी इंसर्शन इज। तो यदि कॉपर्टी इंसर्ट करने का एक आइडियल टाइम पूछा जाता है तो क्या होगा, 2 to 3 डेज फॉलोइंग मेंस्ट्रुएशन, 7 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, 2 to 3 डेज प्रायर टू मेंस्ट्रुएशन या फिर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। तो यहाँ पर एक आइडियल टाइम कॉपर्टी के लिए होता है ड्यूरिंग द मेंसेस पीरियड। क्या है, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड, क्योंकि इस दौरान है जो यूट्रस है आपकी क्या होती है, इस दौरान यूट्रस आपकी एज हम ये कह सकते हैं कि डायलिटेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर 2 से 3 दिन मेंस्ट्रुअल पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन में करवाना सबसे बेस्ट टाइम है जो कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट वन, ओरल पिल ऑफ गवर्नमेंट सप्लाई। तो भारत में अलग अलग हॉस्पिटल में जो पिल्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती हैं, तो वो कौन सी है, माला डी, माला एन, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल या फिर पोस्ट कॉइटल पिल। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो पिल सप्लाई की जाती है होती है माला एन। कौन सी, माला एन, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। माला डी भी है, लेकिन इनको है जो 5-10 रुपए बहुत ही चीप प्राइस में अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन माला एन क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा सप्लाई की जाने वाली ओरल पिल्स। यदि हम यही पिल्स बात करें, माँ यदि फीड कराती है तब बच्चे को, यदि माँ अपने बच्चे को फीड कराती है, मतलब यहाँ पर क्या है, लैक्टेटिंग मदर में यदि पिल की बात की जाए तो वो ओनली यूज कर सकती हैं क्या, मिनी पिल्स। क्या है, मिनी पिल्स। नेक्स्ट वन, नर्स इज मॉनिटरिंग द क्लाइंट विथ अ हिस्ट्री ऑफ स्टिल बॉर्न इन्फेंट्स। द नर्स इज अवेयर दैट अ नॉन स्ट्रेस टेस्ट कैन बी ऑर्डर्ड फॉर दिस क्लाइंट। तो यहाँ पर यदि आपके क्लाइंट की प्रीवियस हिस्ट्री रही है स्टिल बॉर्न इन्फेंट की, स्टिल बॉर्न इन्फेंट का मतलब है कि बच्चा क्या हुआ है, यूट्रस में ही बच्चे की डेथ हो गई। क्या है, डेड है जो फीटस रहा है। डेड फीटस का मतलब होता है स्टिल बॉर्न इन्फेंट, मतलब मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। यदि हिस्ट्री रही है आपकी क्लाइंट की, तो एज अ नर्स जब आप अपने पेशेंट का NST करते हैं तो किस चीज से आपको अवेयर रहना है, डिटरमाइन द लंग मैच्योरिटी, मेजर द फीटल एक्टिविटी, शो द इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फीटल हार्ट, या मेजर द वेलबींग ऑफ फीटस। तो यदि आपके क्लाइंट की प्रीवियस हिस्ट्री रही स्टिल बर्थ इन्फेंट की, तो ऐसे केस में बच्चा जो अभी रिसेंट में आप बच्चे के लिए NST कर रहे हैं अपनी क्लाइंट का,
आपको अवेयर रहना है कि बच्चे की जो फीटल एक्टिविटी है वो प्रॉपर है या नहीं, इसी चीज पे आपको फोकस करना है, क्योंकि प्रीवियसली यदि हिस्ट्री इस तरीके से रहती है, इसीलिए जब भी आप हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं, आप अपने क्लाइंट की केयर करते हैं, तो उसकी हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है। आपका फर्स्ट स्टेप यही होता है असेसमेंट में, हिस्ट्री कलेक्ट करना, सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा दोनों तरीके के डेटा कलेक्ट करना। तो यहाँ पर रीजन यही है कि प्रीवियस बच्चे डेथ हो गए हैं, स्टिल बर्थ पैदा हुए हैं, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, फीटल एक्टिविटी है जो चेक करनी है। नेक्स्ट वन, प्रोसीडेंसिया मीन्स, प्रोसीडेंसिया का मतलब क्या है? फिस्टुला, यूट्राइन प्रोलैप्स, पॉलिप्स या फिर फाइब्रॉइड्स। प्रोसीडेंसिया नाम यहाँ पे आपको सुना सुना लग रहा होगा, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया था जो रिसेंट में ESIC का UPSC के थ्रू एग्जाम हुआ था, उसमें ये कहलाता है यूट्राइन प्रोलैप्स। प्रोसीडेंसिया का मतलब होता है प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स भी इसको कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि आपको ऑप्शन में यूट्राइन है तो यहाँ पे आप कह सकते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स में आपके जो पेल्विक ऑर्गन है वो सभी मतलब बाहर आ जाए, फुली विथ यूट्रस, पूरा फुल यूट्रस है जो बाहर आ जाए, तो वो क्या कहलाता है? प्रोसीडेंसिया। क्या होगा? प्रोसीडेंसिया। इसकी डिग्री होती है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और लास्ट होती है क्या? प्रोसीडेंसिया। नेक्स्ट वन, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परनीसियस वॉमिटिंग? कौन सा हार्मोन है जो परनीसियस वॉमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? HCG, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन या फिर FSH। तो यहाँ पर परनीसियस के साथ साथ यदि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग भी आप कह सकते हैं, या फिर जेस्टेशनल वॉमिटिंग भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो कि आफ्टर 4 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद है जो क्या होने लगता है, धीरे धीरे डाउन होने लगता है इसका लेवल, और प्रेगनेंसी वॉमिटिंग आना स्टॉप हो जाती है। और इस दौरान जो वॉमिटिंग हो रही है उसको क्या कहते हैं हम, क्या नाम है जो दिया जाता है? तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं प्रेगनेंसी में होने वाली वॉमिटिंग की, तो इसको ट्रीट करने के लिए क्या दिया जाता है? पायरिडॉक्सिन, एक विटामिन का नाम है, आपको पता होना चाहिए। पायरिडॉक्सिन दिया जाता है, ओंडम वगैरह डॉक्टर बहुत रेयर केस में प्रिस्क्राइब करते हैं। और HCG हार्मोन है, क्या है यहाँ पर? HCG हार्मोन ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन सिंक टू ट्रोफोब्लास्ट सेल्स इसको रिलीज करती है। नेक्स्ट वन, a mother at 18 weeks gestation came to the hospital with complaint of painless slight vaginal bleeding that is bright red in color and stop spontaneously. The condition is known as, यदि आपकी क्लाइंट 18 हफ्ते का जेस्टेशनल पीरियड है, हॉस्पिटल आती है, उसको दर्द नहीं हो रहा है लेकिन वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है और जो कि लाल कलर की है डार्क, लेकिन सडनली स्टॉप भी हो गई है, तो क्या है? इनवाइटेबल अबॉर्शन, थ्रेटेंड अबॉर्शन, सेप्टिक अबॉर्शन या फिर कंप्लीट अबॉर्शन। तो यहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है, पेनलेस है, लेकिन आपके सामने ऑप्शन में क्या है? अबॉर्शन के रिगार्डिंग है आपको। यदि पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग कहते हैं तो आप प्लेसेंटा प्रीविया भी मान सकते हैं यदि ऑप्शन में होता, लेकिन पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, डार्क रेड कलर की हो रही है और सडनली स्टॉप भी हो गई है, तो एक तरीके से उसको क्या है? डर है। तो डर हुआ मतलब यहाँ पे क्या हो गया? थ्रेटेंड अबॉर्शन। बच्चा वायाबल है, बच्चे के सर्वाइव होने के चांसेस हैं, जो फीटस से सर्वाइव हो कर सकता है, लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल पहुंच गई है, तो यहाँ पर आपका क्लाइंट क्या हो गया? थ्रेटेंड अबॉर्शन का। सेप्टिक में इन्फेक्शन होता, ब्लड आ रहा है, लेकिन दर्द भी होता, कंप्लीट में भी दर्द होता, इनवाइटेबल में भी दर्द होता, लेकिन थ्रेटेंड में पेन नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, वो सडनली स्टॉप भी हो गई है। नेक्स्ट वन, वैसेक्टोमी इज अ प्रोसीजर डन ऑन अ मेल फॉर स्टरलाइजेशन। तो वैसेक्टोमी प्रोसीजर मेल में परमानेंट स्टरलाइजेशन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व रहेंगे? प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, टेस्टिस या फिर वास डिफरेंसेस। तो यहाँ पर जो ऑर्गन, वैसेक्टोमी का मतलब होता है परमानेंट स्टरलाइजेशन, परमानेंट फैमिली प्लानिंग, मेल में यहाँ पे की जाएगी, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी होती है। और हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा ट्यूबेक्टोमी ही परमानेंट स्टरलाइजेशन में यूज की जाती है, कोई भी मेल पर्सन है जो वैसेक्टोमी नहीं करवाना चाहता है। तो यहाँ पर वैसेक्टोमी में जो ऑर्गन
इंक्लूड होता है वो क्या होता है, वास्ट डिफरेंसेस। क्या हो गए, वास्ट डिफरेंसेस। नेक्स्ट वन, when the cord is slipped down below the presenting part it lies in front of it in the intact bag of membrane is called the, जब भी कॉर्ड स्लिप डाउन हो जाए, स्लिप डाउन होके जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वहां पे आ जाए तो ये क्या है, कॉर्ड प्रोलैप्स, कॉर्ड प्रेजेंटेशन, ऑकल्ट प्रोलैप्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो कॉर्ड है जो स्लिप डाउन होकर प्रेजेंटिंग पार्ट के यहाँ पर आ जाती है, कहाँ पर, प्रेजेंटिंग पार्ट के यहाँ पर आ जाए, इसके कारण जो मेम्ब्रेन है वो भी इंटैक्ट हो जाए, मतलब क्लोज हो जाए, तो वो कहलाता है कॉर्ड प्रेजेंटेशन। मतलब प्रेजेंटिंग पार्ट क्या हो गया, कॉर्ड हो गई। जो प्रेजेंटिंग पार्ट होना चाहिए वो ना होके, प्लेसेंटा ना होके प्रेजेंटिंग पार्ट में क्या आ गया, कॉर्ड आ गई। नेक्स्ट वन, चैडविक साइन पीस। तो चैडविक साइन का मतलब क्या है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना, पल्सेशन फेल्ट इन द वेजाइना, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स या फिर इंटरमिटेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ये देखिए कितना अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है। और एमपी ग्रुप 5 का जो एग्जाम हुआ था, आई थिंक 19 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था, उसके क्वेश्चन में चैडविक साइन है, लेकिन उन्होंने जो ऑफिशियल आंसर की दी थी उनमें उन्होंने चैडविक साइन की जगह बलोटमेंट है जो आंसर कर दिया ऑफिशियल आंसर की में। आई होप सो कि जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाए होंगे उनके मार्क्स जरूर बढ़ जाएंगे। चैडविक साइन का मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना। क्या है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इनमें से कौन सी नहीं है। हर्पीज तो है, हर्पीज है, कैंडिडा एल्बिकेंस भी है, गोनोरिया भी है, सिफिलिस भी होगा, लेकिन यहाँ पर जो एक और ऑप्शन है क्या है, इकोनोकोकस। क्या है, इकोनोकोकस। ये यहाँ पर एक तरीके से हाइड्रेट बॉम्ब के कारण होने वाली प्रॉब्लम है। और यहाँ पर एक इन्फेक्शियस डिसीज तो है, लेकिन ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है और ये मेनली ह्यूमन बीइंग में होने वाली प्रॉब्लम भी नहीं है। ये जनरली किस में होती है, ह्यूमन में होती है, लेकिन रेयर होती है, एनिमल्स में ज्यादा होती है। नेक्स्ट वन, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ जेनाइटल टीबी इन वुमेन इज। तो जो जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस के लिए कॉमन साइट है वो क्या है, जेनाइटल मतलब रिप्रोडक्टरी ऑर्गन की बात की जा रही है, तो जेनाइटल टीबी में वुमेन में कौन सा सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाला पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स या फिर वेजाइना। तो मोस्ट कॉमन साइट है जेनाइटल टीबी के लिए वो क्या है, फैलोपियन ट्यूब्स। क्या है, फैलोपियन ट्यूब्स। नेक्स्ट वन, टोकोलाइटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू। एक क्वेश्चन भी अभी रिसेंट में इतना सीधा सा तो नहीं आया था, बट आया इसी तरीके से था कि टोकोलाइटिक ड्रग का यूज है जो किसके लिए किया जाता है, इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शन, इनहिबिट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, सर्वाइकल डायलिटेशन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करने के लिए हमेशा दिया जाता है ऑक्सीटोसिन। इनहिबिट करने के लिए यदि प्रीटर्म डिलीवरी होने वाली है तब दिए जाते हैं क्या, टोकोलाइटिक्स एजेंट। क्या है, टोकोलाइटिक एजेंट। सर्वाइकल डायलिटेशन और राइटनिंग के लिए जो प्रोस्टाग्लैंडिन यूज किए जाते हैं, क्या यूज किए जाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो यहाँ पर टोकोलाइटिक ड्रग्स क्या है, मतलब है सर्वाइकल जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है उनको इनहिबिट करने का काम करेंगी और इसकी हेल्प से प्रीटर्म डिलीवरी को मैनेज है जो किया जा सकता है। यदि समय से पहले बच्चा पैदा होने वाला है तो उस दौरान मेडिकेशन दी जाती है ताकि कुछ दिन और मिल जाए। नेक्स्ट वन, एक्शन ऑफ PGE2 इज। तो PGE2 का एक्शन क्या है, जस्ट मैंने अभी आपको बताया प्रोस्टाग्लैंडिन का। तो यहाँ पर सर्वाइकल डायलिटेशन, मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस या फिर नन ऑफ द अबव। सर्विक्स डायलेट होने के लिए PGE2 है जो इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन इज लार्ज स्केल। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या है वाटर प्यूरिफाई करने के लिए, बॉइलिंग, डिसइंफेक्शन, स्टोरेज या फिर फिल्ट्रेशन। इसके स्टेप आपको मैंने कई बार बताए हैं। वाटर को प्यूरिफाई आप कब करेंगे, तब आपके पास पानी होगा। पानी कहाँ होगा, जब आप उस पानी को स्टोर करके रखेंगे। इतने पानी को बॉइल तो कर नहीं सकते हैं आप, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टोरेज। क्या होगा, स्टोरेज। जैसे आपके यहाँ घर पे पानी की टंकी होगी या फिल्टर होगा, उसमें पानी स्टोर होगा तभी आप उसको फिल्टर कर पाएंगे। लेट्स से तो यहाँ पर भी क्या होगा, स्टोरेज। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका क्वेश्चन, हेड क्वार्टर ऑफ यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। जेनेवा में कहाँ, किसका है, WHO का। किसका, WHO का।
FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पर है? रोम में। नेक्स्ट वन, फर्स्ट रेफरल यूनिट इज, फर्स्ट रेफरल यूनिट और FRU कौन है? CHC मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो हमेशा फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या कहलाती है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। नेक्स्ट वन, द मेन फोकस फॉर ऑर्गेनाइजिंग होम विजिट इज, तो यदि आप होम विजिट करते हैं तो आपका पहला फोकस किस पे होना चाहिए? डेमोग्राफी सर्वे पर, इंस्पेक्शन ऑफ होम एनवायरनमेंट, प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज, या फिर चेकिंग वर्क ऑफ अदर नर्सेज। तो यदि आप होम विजिट पर जा रहे हैं तो आपका फर्स्ट जो मेन टारगेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? होम एनवायरनमेंट को इंस्पेक्ट करना। उसी से पता चलेगा कि लोग एक छोटे घर में कितने लोग रह रहे हैं, ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो बीमारी होने का रिस्क भी होगा, घर प्रॉपर वेंटिलेटेड है या नहीं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आपकी इस विजिट में इंक्लूड हो जाएंगी। नेक्स्ट है एड्स इज़ा, तो एड्स क्या है? सबको पता है। एड्स क्या है? वायरल डिसीज, HIV नाम के वायरस से होने वाली डिसीज है। HIV का जो वायरस है वो कौन सा वायरस है? DNA, RNA, mRNA या फिर रेट्रोब्रेडा फैमिली से। तो यहाँ पर एक कौन सा वायरस है? रेट्रोब्रेडा फैमिली से बिलोंग करने वाला वायरस। नेक्स्ट वन, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो यदि न्यूट्रिशनल आप जो अपना खाना पीना खाते हैं उसमें चेंज करें, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, वॉक करें, घूमे फिरे, तो ये सब किस तरीके के एग्जाम्पल हैं? टर्सरी प्रिवेंशन, प्राइमरी, प्रीमोर्डियल या फिर सेकेंडरी। तो यहाँ पर देखिए सभी टाइप के प्रिवेंशन बताए गए हैं। प्राइमरी मतलब आपको डिसीज नहीं हुई है लेकिन उसके पहले ही आप अपनी लाइफ स्टाइल बदल लेते हैं, खान पान बदल लेते हैं, वॉक करने जाते हैं, ज़्यादा तेल का नहीं खाते पीते, फैटी आइटम नहीं खाते, तो आपको जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे ब्लड शुगर हाई होना, BP बढ़ना, तो इन सब चीज़ों से आप क्या कर रहे हैं? बच रहे हैं। तो ये सब किस में आएंगे? प्राइमरी में। यदि हाँ आपको बीमारी हो गई है, आप उसके कॉम्प्लिकेशन से बच रहे हैं, तब आता आपका सेकेंडरी में। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी इन इंडिया। तो भारत में सबसे बड़ा मैटरनल डेथ का रीजन क्या है? अनसेफ अबॉर्शन, हेमरेज, सेप्सिस या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। तो भारत में यदि हम बात करें तो मैटरनल मॉर्टेलिटी मतलब मैटरनल डेथ का मेन रीजन होता है हेमरेज, और हेमरेज मतलब ब्लीडिंग। ब्लीडिंग या तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हो सकती है, आफ्टर द डिलीवरी। कॉमनली जो मेन रीजन होता है पोस्टपार्टम हेमरेज होता है। तो यहाँ पर पूरा एक कंबाइंड करके क्या कहा जाता है? हेमरेज। अब ये हेमरेज कंसीव करने से लेकर डिलीवरी होने के 6 वीक तक कंसीडर किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज सेकेंड जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइस एग्जाम्पल इज। तो सेकेंड जनरेशन IUD कौन सी है? लिपेज लूप, कॉपर-T 380A, प्रोजेस्टासाइट या फिर LNG-20 और मेरेना। तो जितनी भी हार्मोनल होती हैं वो थर्ड में आ जाती हैं। फर्स्ट में आपकी नॉन हार्मोनल रहती हैं जिसमें लिपेज लूप आता है। सेकंड में आपका क्या आएगा? सेकंड में आपका कॉपर-T 380A आ जाएगा। सेकंड में क्या होगा? कॉपर-T 380A जो कि 10 साल तक के लिए लगवाई जा सकती है। इसकी इफेक्टिवनेस क्या है? 10 ईयर। यदि इसके पहले रिमूव करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग ग्लोबल डिसीज सर्वेलेंस एफर्ट्स। तो कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी डिसीज की सर्विलेंस के ऊपर काम करेगा? यूनिसेफ, नासा, WHO, यूनेस्को। तो यूनेस्को तो वर्ल्ड हेरिटेज के लिए है। WHO ये काम करता है, कौन करेगा? WHO करेगा। नासा जो चीज़ स्पेस में हो रही है उसको लेके काम करेगा। नेक्स्ट वन, द क्रूड बर्थ रेट मेजर्स द नंबर ऑफ बर्थ्स पर ईयर। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन है द क्रूड बर्थ रेट मेजर्स द नंबर ऑफ बर्थ्स पर ईयर। क्रूड बर्थ रेट है जो कितने जन्म के ऊपर है जो मेजर की जाएगी। 1000 लाइव बर्थ, 1000 पॉपुलेशन, 100 लाइव बर्थ और 1 लाख पॉपुलेशन। तो यहाँ पर ये थी आज की क्लास। आई होप सो कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। जो भी आपके डाउट वगैरह रह गए हो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। जो भी लोग बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। बुक में अभी आपको मैं बता दूं कि 15 अप्रैल तक जो प्राइस मैंने आपको शुरुआत में क्लास की बताई है वही प्राइस आपको 15 अप्रैल तक कंसीडर की जाएगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। विदिन 24 आवर की बात हो रही है, जन्म लेने के 24 घंटे के अंदर बात हो रही है। मतलब क्या है, वो होगा पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। कौन सा जॉइंटिस? पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस देखने को मिलता है जनरली आफ्टर 24 घंटे के बाद। कितना? 24 घंटे के बाद। पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होगा क्यों? क्योंकि बच्चे में यदि हो सकता है कि कुछ इंटरनल कुछ जो प्रॉब्लम्स बच्चे को रही और ऐसे पैथोलॉजिकल जॉइंटिस में बच्चे को इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। रीजन पता करना होता है कि कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या रही हैं जिसके कारण जॉइंटिस की कंडीशन डेवलप हो रही है। तो यदि 24 घंटे के बाद तो हो रहा है, मतलब ठीक है, पाम येलो देखने को मिलेंगे। डॉक्टर आपको एडवाइस भी करते हैं कि 2-3 दिन के बाद आपका बच्चा थोड़ा थोड़ा येलो रहेगा, लेकिन जन्म लेने के 24 घंटे के अंदर ही यदि बच्चा येलो देखने लगे देन बच्चे को फोटोथेरेपी दी जाएगी, जो एक क्लासिकल ट्रीटमेंट कंसीडर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चे को फोटोथेरेपी भी दी जाएगी। और यदि बिलिरुबिन लेवल 5 mg पर DL से ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, जो कि 0.2 mg पर DL के पर आवर के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर ये जॉइंटिस बच्चे को 14 दिनों तक भी है, जो 14 दिनों के बाद तक भी ठीक नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे बच्चे को इनिशियली ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। यदि पैथोलॉजिकल डेवलप हो रहा है तो फिजियोलॉजिकल है जो अपने आप 2 वीक के अंदर है जो सबसाइड हो जाएगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइनोटिक हार्ट डिसीज? साइनोटिक और असाइनोटिक हार्ट डिसीज। साइनोटिक हार्ट डिसीज का मतलब है यहाँ पर कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। तो यहाँ पर साइनोटिक हार्ट डिसीज में 4 डिसीज इकट्ठी होती हैं एक ही डिसीज में। तो ऑप्शन है यहाँ पर आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस या फिर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो यहाँ पर जो कौन सी डिसीज है वो होगी आपकी क्या? टेरेटोलॉजी ऑफ, क्या है? टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट, जिसमें हार्ट का शेप कैसा देखने को मिलता है? बूट शेप। हार्ट का शेप एक्सरे किया जाएगा तो यहाँ पे कैसा देखने को मिलेगा? बूट शेप। तो यहाँ पर एक क्या होगा? साइनोटिक हार्ट डिसीज में आएगा आपका टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट। इसमें टोटल 4 डिफेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से? VSD, क्या क्या? VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ओवरराइडिंग ऑफ अओर्टा, पल्मोनरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी स्टेनोसिस के अलावा एक और होता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। क्या है? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो ये 4 है जो डिफेक्ट्स इंक्लूड होते हैं किसमें? टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में। टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट क्या है? साइनोटिक हार्ट डिसीज। तो यहाँ पर ASD, PDA और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो होती है आपकी क्या? आइब्यूप्रोफेन या फिर इंडोमिथासिन। क्या है? आइब्यूप्रोफेन या फिर इंडोमिथासिन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन आर इलेक्टेड इन मेनिंजाइटिस? मेनिंजाइटिस में कौन से साइन है जो और ज्यादा बड़े हुए देखने को मिलेंगे? ऑप्शन में कर्निंग साइन, ब्रुजिन्स्की साइन या फिर दोनों या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर जो साइन देखने को मिलेंगे वो दोनों होते हैं। कर्निंग्स भी होता है, ब्रुजिन्स्की भी होगा, हेडेक भी होगा, नचल रिजिडिटी भी होगी। तो ये सब साइन किसके? मेनिंजाइटिस के। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इन न्यूनेट? यदि बच्चे में न्यूनेट में यदि डिहाइड्रेशन होता है तो कौन से साइन देखने को मिलेंगे? डिप्रेस्ड फॉन्टेनल, वल्जिंग फॉन्टेनल, हाइपोकैल्सेमिया या फिर हाइपरकैल्सेमिया। क्या देखने को मिलेगा? यदि बच्चे को क्या हो गया है? डिहाइड्रेशन हुआ है न्यूनेट को। न्यूनेट मतलब 28 डेज से कम दिनों का भी बच्चा है, तो यहाँ पर उसको साइन होगा क्या? फॉन्टेनल डिप्रेस्ड देखने को मिलेंगे। कैसे? डिप्रेस्ड देखने को मिलेंगे। वल्जिंग फॉन्टेनल देखने को मिलते हैं हाइड्रोसेफेलस में। किसमें? हाइड्रोसेफेलस में, मतलब आगे की तरफ बल्ज रहेंगे, लार्ज साइज होगी हेड की, लेकिन डिप्रेस्ड रहेंगे किसमें? डिहाइड्रेशन में। नेक्स्ट वन, लेट ऑनसेट ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस अकर्स इन। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, लेट ऑनसेट ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस कब देखने को मिलेगी? बिफोर 72 आवर ऑफ बर्थ, आफ्टर 72 आवर ऑफ बर्थ, या फिर विद इन 24 आवर ऑफ बर्थ, या फिर बिफोर 12 आवर ऑफ बर्थ। लेट ऑनसेट ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस देखने को कितने घंटे के बाद मिलेगी? यदि इनिशियल विद इन 24 आवर कहेंगे हम तो लेट नहीं होगा, अर्ली ही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने के पहले जो भी लोग हमारी ऑफिशियल मेडिकल नर्सेज ऐप की बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं, आप लोग डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं प्लीज व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। और जो भी लोग पीडीएफ फॉर्मेट में यदि बुक नहीं लेना चाहते, पीडीएफ फॉर्मेट में क्वेश्चंस चाहते हैं, तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कूलिस फ्रैक्चर रिफर्स टू द इंजरी ऑफ। कूलिस फ्रैक्चर में कहां पर इंजरी होगी? शोल्डर जॉइंट में, रिस्ट जॉइंट में, नी जॉइंट में या फिर एल्बो जॉइंट में? कूलिस फ्रैक्चर सबसे कॉमन देखने को मिलता है बच्चों में। इसमें बच्चों में जब बच्चे स्लिप डाउन होते हैं, गिरते हैं, तो उन्हें कूलिस फ्रैक्चर देखने को कॉमनली मिलेगा। और इस कूलिस फ्रैक्चर में सबसे ज्यादा जो इंजरी होने के चांसेस होते हैं, जो इंजरी पॉइंट होता है, वो होता है रिस्ट जॉइंट। कहाँ पर? रिस्ट जॉइंट पर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? रिस्ट जॉइंट है। देखिए रिस्ट जॉइंट के यहाँ पर जो आपकी बोन है, कहाँ पर, जिसको कूलिस फ्रैक्चर में जो डिस्टल रेडियस है, जो क्या होती है आपकी फ्रैक्चर होने के चांसेस रहेंगे, या फिर डिस्प्लेस भी हो जाती है कभी कभी। इसको डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी। तो जो यहाँ पर जो कूलिस फ्रैक्चर है, जिसमें डिस्टल फोरआर्म है, यहाँ पर एंड ऑफ द रेडियस क्या होगा? बेंट बैकवर्ड, मतलब पीछे की तरफ जाएगा। ब्रोकन तो होगी बोन, लेकिन पीछे की तरफ जाएगा। जैसे आपने एक स्वान नेक डिफॉर्मिटी पढ़ी है, वैसे ही यहाँ पर होता है फोर्क, डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी। तो इसमें पेन होगा, स्वेलिंग होगी, ब्रशिंग भी देखने को मिलेगा। कभी कभी कुछ केसेस में जो मीडियन नर्व है, जिसको आप म्यूजिशियन नर्व के नाम से जानते हैं, वो नर्व भी यहाँ पे डैमेज हो सकती है। वो नर्व भी यहाँ पे डैमेज हो सकती है। तो कूलिस फ्रैक्चर में कौन सी बोन टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं? तो होती है आपकी रेडियस। क्या होगी? रेडियस बोन। नेक्स्ट है यहाँ पर, कुस्मॉल रेस्पिरेशन इज अ साइन ऑफ। कुस्मॉल रेस्पिरेशन किसका साइन है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस का, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो आपको एसिडोसिस और एल्कलोसिस में से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, या तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या एल्कलोसिस, एसिडोसिस, या दोनों के कंबाइंड, या फिर आपको वैल्यू दी जाएंगे SCO3 की, या फिर pH वैल्यू दी जाएंगी और आपको निकाल के बताना है कि क्या एसिडोसिस है, एल्कलोसिस है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। तो कुस्मॉल रेस्पिरेशन में होगा क्या कि डीप और जो लेबर्ड ब्रीदिंग, मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, बहुत प्रेशर के साथ आप सांस ले पा रहे हैं, वो क्या है? कुस्मॉल ब्रीदिंग। और जनरली ये कंडीशन मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कारण देखने को मिलेगी। किसके कारण? मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कारण ये कंडीशन देखने को मिलेगी। कुस्मॉल ब्रीदिंग का मतलब होता है डीप और लेबर्ड ब्रीदिंग पैटर्न, जिसमें आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। एक होता है डिस्निया, मतलब जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी, लेकिन यहाँ पर ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है लेकिन एक अलग टाइप से, जिसमें आपको लेबर्ड ब्रीदिंग के नाम से भी आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर होने के साथ में आप ये सांसें हैं जो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मून फेस विथ सेंट्रल ओबेसिटी इज नोटिस्ड इन। मून फेस मतलब चंद्रमा जैसे फेस है, लेकिन सेंट्रल ओबेसिटी, सेंट्रल ओबेसिटी का मतलब जो एब्डोमिनल एरिया वाला हिस्सा है, यहाँ पे ओबेसिटी होना किसमें देखने को मिलेगी? एडिसन्स डिसीज, कुशिंग सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम या फिर टर्नर सिंड्रोम। इनमें से आपको एग्जाम में पूरे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो मून फेस विथ सेंट्रल ओबेसिटी है, मून फेस सिम्टम आपको, या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, मून फेस सिम्टम। मून फेस सिम्टम देखने को किसमें मिलते हैं? कुशिंग में। किसमें? कुशिंग में। अब यहाँ पर जो एडिसन्स डिसीज है, एडिसन डिसीज में जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के लेवल हैं क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। आपकी जो ग्लैंड है, जो एड्रिनल ग्लैंड है, यहाँ पर एडिसन्स में क्या होगा? एड्रिनल ग्लैंड है जो कम हार्मोन बनाएगी। क्या बनाएगी? डिक्रीज करेगी। किसको? जो कॉर्टिसोल हार्मोन है उसके लिए। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप याद रखना कि एडिसन्स में क्या होगा? आपकी एडिसन जो एड्रिनल ग्लैंड है, रीनल ग्लैंड है और सुप्रा रीनल ग्लैंड है, कॉर्टिसोल का लेवल कम बनाती है। कुशिंग में यही क्या हो जाता है? हाई रहेगा। डाउन में 21 ट्रायोसोमी रहेगी आपकी। टर्नर आपको यदि पूछे तो टर्नर में आपको, टर्नर में जो एक्स क्रोमोसोम है क्या रहेगा? डिस्टर्ब रहेगा। टर्नर में आपका क्या है? जो टर्नर सिंड्रोम यदि आपको एग्जाम में आता है, तो टर्नर में
आपका मोनोसोमी एक्स जो सिंगल एक एक्स क्रोमोसोम है वो डिस्टर्ब होगा। अब यहाँ पे आपको मून फेस विद सेंट्रल ओबेसिटी देखने को मिलेगी किसमें, कुशिंग सिंड्रोम में, जिसमें जो हाई कॉर्टिसोल लेवल रहेगा आपके ब्लड में। सेंट्रल ओबेसिटी का मतलब जो एब्डोमिनल एरिया है यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ज़्यादा ओबेसिटी होगा। फेस है जो मून फेस, जिसको टोमेटो फेस के नाम से भी आप याद रख सकते हैं। इमेज में और बड़ी कर देती हूँ, देखिए टोमेटो फेस और मून फेस। मसल वास्टिंग होगा, फैट ऑक्यूमुलेशन होगा, रेड स्टीरिया साइन देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा भी ईचिंग होगी तो वहाँ पे ब्लड भी आ सकता है। इस तरीके से साइन देखने को, बफेलो हम्प भी कुशिंग का ही एक साइन है। बफेलो हम्प याद रखें आप, बफेलो हम्प मून फेस सब किसके साइन है, कुशिंग सिंड्रोम के, जो कि आपकी बॉडी में हाई कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेवल होने के कारण होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर मोस्ट कॉमन साइट ऑफ अकरिंग पेप्टिक अल्सर इन स्टमक। तो हमारे स्टमक में पेप्टिक अल्सर के लिए सबसे कॉमन साइट कौन सी हो सकती है। पेप्टिक अल्सर के लिए सबसे कॉमन रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। क्या है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है जो क्या होगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी तो रिस्पॉन्सिबल हो गया, लेकिन यहाँ पर साइट क्या होगी जहाँ पे सबसे कॉमन हो सकता है। पाइलोरिक स्टेनोसिस ईसोफेगल जंक्शन के यहाँ पर, कार्डियक पोर्शन में, या फिर बॉडी ऑफ द स्टमक, कहाँ पे कॉमनली होने के चांसेस रहेंगे। तो सबसे कॉमन होने के चांसेस होते हैं पेप्टिक अल्सर के पाइलोरिक स्टेनोसिस में। देखिए पेप्टिक अल्सर की जो साइट दी गई है, पेप्टिक अल्सर की जो साइट दी गई है, जो यहाँ पर पाइलोरिक स्पिंचर है, यहाँ पे होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सबसे कॉमन होता है यहाँ पर पेप्टिक अल्सर ड्यूडेनम एरिया में, फर्स्ट पोर्शन मोस्ट कॉमन साइट होती है। और यहाँ पर यदि कॉमन के साथ साथ सबसे ज्यादा भी पूछे तो वो होगा पाइलोरिक स्पिंचर साइट में। अगला क्वेश्चन है बीएमआई इज ऑल्सो नोन एज। तो बीएमआई क्या है, बीएमआई, बीएमआई का दूसरा नाम क्या है, ब्रोका इंडेक्स, क्विटलेट इंडेक्स, लॉरेंट्ज इंडेक्स, या फिर नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकता है। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई से पता चलेगा आप हेल्दी हैं या नहीं। इसमें आपकी हाइट और वेट के हिसाब से कैलकुलेशन निकाला जाएगा, और इसका दूसरा नाम होता है क्विटलेट इंडेक्स। क्या होता है, क्विटलेट इंडेक्स। इसमें आपकी बॉडी का मास एंड हाइट ऑफ द पर्सन के थ्रू कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला एक अपनाया जाता है, वेट इन किलोग्राम, आपका जो वजन है किलोग्राम में, उसको डिवाइड किया जाएगा हाइट इन मीटर स्क्वायर। किससे, वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो बिलो 18.5 होता है, बिलो 18.5 यदि बीएमआई निकल के आती है, मतलब आप कुपोषण है, अंडर वेट है। यदि 18.5 से 24.9 की रेंज में आती है बीएमआई कैलकुलेट करके आपकी, तो नॉर्मल है। 25 से ज़्यादा जाती है तो ओवरवेट है, 30 और अबव जाएगी तो वेरी ओवरवेट, और फिर आफ्टर दैट इसकी ओबेसिटी की क्लासेस आ जाएंगी। तो बीएमआई आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, जिससे आपको पता चले आप हेल्दी हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, KMC इज नेसेसरली टिल बेबी अटेन्स अ वेट ऑफ। तो कंगारू मदर केयर सबने खूब पढ़ा है। कंगारू मदर केयर कब तक देनी चाहिए, सबको पता है कि जो लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं उनके लिए कंगारू मदर केयर है जो यूज की जाती है। माँ भी दे सकती है, फादर भी दे सकते हैं, फैमिली का कोई हेल्दी पर्सन दे सकता है जिसको कोई भी कम्युनिकेबल डिसीज ना हो। सेकेंड थिंग, 1 घंटे का एक सेशन होता है, 1 घंटे का एक सेशन होगा। इसमें माँ बच्चे की बॉन्डिंग तो अच्छी होगी ही होगी, साथ में बेबी को आप हाइपोथर्मिया से भी बचा सकते हैं। तो बेबी को कंगारू मदर केयर तब तक देनी है जब तक बच्चा अपना नॉर्मल वेट गेन ना कर जाए। और इंडियन बेबीज का नॉर्मल वेट कंसीडर किया जाता है 2.5 kg से लेके 3.5 kg तक। 2.5 kg तक जब तक बच्चा अपना वजन है जो कंप्लीट ना कर ले, यदि अंडर वेट हुआ है, तो KMC दी जा सकती है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, 2500 ग्राम। कितना होगा, 2500 ग्राम। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन है यहाँ पर, इनिशियल फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर डायरिया इन एन इन्फेंट। यदि बच्चे को डायरिया हुआ है इन्फेंसी एज में, मतलब 1 साल से 1 साल तक की उम्र है बच्चे की, तो इनिशियल फ्लूइड चॉइस क्या होगी, ORS, शुगर वाटर, सॉल्ट वाटर, या फिर डेक्सट्रोज। क्या देंगे आप बच्चे को यदि 1 साल की उम्र तक का बच्चा है और डायरिया का केस हुआ है उसको। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना।
और जो भी लोग बुक लेना चाहते हैं या PDF या स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके आपको सभी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। यदि आपको रेलवे के पूरे पेपर्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे, ESIC के मिल जाएंगे, CHO के, NHM के, एम्स के सभी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक और आपकी आगे क्लासेस भी इसी तरीके से चलती रहेंगी।